नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि धारा 300 में क्या है और इसमें हम ये भी देखेंगे कि धारा 300 के लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 302 आईपीसी में किया गया है, उसका अध्ययन भी करेंगे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग आज जानेंगे कि हत्या और आपराधिक मानववध में क्या अंतर है। तो इसमें इसी धारा 300 में उन 5 अपराधों का वर्णन किया गया है जो आपराधिक मानववध को हत्या से अलग करते हैं। ठीक है, तो उन जो 5 अपराध है उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि धारा 300 और धारा 299 यानी 299 में क्या अंतर है। चलिए आइए देखते हैं धारा 300। हत्या क्या है यानी मर्डर क्या है, धारा 300 क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार हत्या क्या है? ऐतमिशन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो 5 दशाएं हैं या जो 5 अपवाद हैं उनको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और उसका आशय मृत्यु कारित करना ही है तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ये हत्या का अपराध है। यानी इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित करता है आशय के साथ तो वह हत्या के अपराध की श्रेणी में आएगा, परंतु उन 5 अपराधों को छोड़कर। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। मतलब जो अभियुक्त है वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाता है कि जिससे वो जानता है कि इतनी शारीरिक क्षति से उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है और वह व्यक्ति मृत्यु कारित कर जाएगा, तो यह भी हत्या के अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। मतलब वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जो मृत्यु कारित कर रहा है या कोई ऐसी शारीरिक क्षति उसको दे रहा है जिससे सभी व्यक्ति जानते हो कि इसके इस कार्य से मृत्यु होना निश्चित है, या प्रकृति के मामूली अनुक्रम, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने प्रयास किया है मृत्यु कारित करने का वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, उससे मृत्यु कारित होना निश्चित है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदूक से किसी व्यक्ति पे के अगर सीने पे, पेट में या सर पे अगर गोली चलाता है और गोली लग जाती है और मृत्यु हो जाती है तो ये हत्या के अपराध में ही आएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर गोली सर में, पेट में, सीने में लगी तो मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर वही गोली पैर में मारता है या हाथ पे मारता है तो उसको पता है कि इससे मृत्यु नहीं होगी, तो ये हत्या के अपराध में नहीं आएगा। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये पढ़ लेते हैं। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना सत्र संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु करना संभाव्य हो, और वह मृत्यु कारित करना या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा गंभीर कार्य करता है जिससे वह जान रहा है कि मेरे इस कार्य से मृत्यु होना निश्चित है या किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है या मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी वो ऐसा कार्य करता है तो वह हत्या के अपराध की श्रेणी में आएगा, भले ही उसका आशय किसी व्यक्ति को मारना हो या ना हो, परंतु जो उसका कार्य है वो इतना जघन्य अपराध है जिससे ये निश्चित है कि हाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से, कि अगर कोई व्यक्ति भीड़ पर गोलियां बरसाना चालू करे, ठीक है, और वो भीड़ पे कई गोलियां चलाए, तो इससे ये
निश्चित है कि किसी न किसी व्यक्ति को गोली लगेगी और उसकी मृत्यु होगी। अब जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको नहीं पता कि किसको गोली लगेगी, किसको नहीं लगेगी, कौन मरेगा या कौन बचेगा, या उसको किसी को मारने उसका आशय भी नहीं है, लेकिन उसका अपराध गंभीर है और वो इस बात का ज्ञान रखता है कि मेरे इस कार से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, और अगर इस प्रकार वो भीड़ में गोली चला के किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित कर देता है तो यह भी हत्या के अपराध की श्रेणी में आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं धारा 302। धारा 302 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। देखिए, जो धारा 300 है उसमें हत्या की परिभाषा दी गई है, हत्या की व्याख्या की गई है और उन 5 अपवादों का वर्णन किया गया है जो हत्या को आपराधिक मानववध से अलग करते हैं। ठीक है, जो दोनों में अंतर बताते हैं। और परंतु धारा 302 में हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है कि अगर कोई हत्या का अपराध करता है धारा 300 के अंतर्गत तो उसको धारा 302 के तहत दंड मिलेगा। अब देख लेते हैं इसमें दंड का प्रावधान क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति पे हत्या का अपराध सिद्ध होता है तो उसको मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। जो ये लागू अपराध है हत्या करना, इसमें सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड, और यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मतलब यह एक गैर जमानती अपराध है, मतलब इसमें जमानत देने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है। ठीक है, इसमें जमानत कौन देगा, या तो सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, और जो इसका ट्रायल है वो भी सेशन कोर्ट में ही चलेगा, यानी सत्र न्यायालय में। और ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध मतलब अगर ऐसा अपराध अगर कारित होता है या किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित की जाती है और जो इसमें अभियुक्त है पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करने का आदेश या अधिकार होता है। ठीक है, और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, यानी जो अभियुक्त है वो पीड़ित पक्ष से समझौता नहीं कर सकता है इस अपराध के होने के बाद। फिर इस पर पूरा ट्रायल चलेगा और आखिरी में जो भी सज़ा मिलेगी या बरी हो या जो भी हो, लेकिन इसमें बीच में समझौता नहीं हो सकता है इस अपराध में। अब हम जो मैंने 5 अपवादों के वर्णन किया था जो आपराधिक मानववध यानी सदोष मानववध को हत्या से अलग करते हैं या भिन्न करते हैं, वो अपवादों का हम लोग एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं, वर्णन करते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि ये जो पहला ये अपवाद है इसको देख लेते हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। यानी पहला अपराध बोलता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन, यानी किसी व्यक्ति को किसी कारण से इतना गुस्सा आ गया, इतना अचानक से उसको इतना क्रोध आ गया कि वो अपने आवेश में ना रह के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। ठीक है, यानी उसको अचानक से इतना गुस्सा किसी की भी कारण से आ गया कि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मसंयम, वह उसको खो दे और वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। यानी अपराध किसी और व्यक्ति से, मतलब कि क्रोध किसी और व्यक्ति ने दिया और उसको वो मार रहा था परंतु गलती से किसी और को मार दिया, तो यह भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। अब देखिए जो ये पहला अपवाद है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से, तो समझना ईजी होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला है, मान लीजिए, ठीक है, वह अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर जाता है
और वह अपने घर पे अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को बिस्तर पे किसी अन्य गैर पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा देखने से उसको अचानक से इतना क्रोध आएगा कि जो उसको आत्मसंयम की जो उसकी शक्ति थी वो नष्ट हो जाएगी। और चूँकि वह पुलिस वाला है तो उसके पास बंदूक भी है, तो वह तुरंत बंदूक निकालता है और गोली मार के हत्या कर देता है, गोली मार के मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ना ही वो इस इरादे से घर में गया था किसी को मारने के लिए, और ना ही किसी को मारना उसका आशय था, लेकिन जो उसने देखा वह देखने के बाद कि कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो सकता है या आत्मसंयम से वंचित हो सकता है, और ऐसे में वह अपराध कारित कर सकता है। अगर वह गोली चला देता है और मृत्यु कारित कर देता है तो ये भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वह पुलिस वाला ये सब देखने के बाद वहाँ से चला जाता और शाम को सोच समझ के फिर प्लानिंग के तहत अपनी वाइफ को आके गोली मारता या जैसे भी मारता, तो ये हत्या के अपराध की श्रेणी में आता, क्योंकि उसने सोच समझ के ठंडे दिमाग से प्लानिंग के तहत मृत्यु कारित की है। ठीक है। लेकिन अगर वो अचानक गंभीर प्रकोपन से और आत्मसंयम की शक्ति खोकर अपराध करता है, मृत्यु कारित करता है, तो यह आपराधिक मानववध ही माना जाएगा। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है, जो दूसरा अपवाद है, इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि कारित करने के आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में अगर किसी व्यक्ति को अगर मार देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, किंतु सेल्फ डिफेंस में कुछ अधिकार और कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। अगर उससे बढ़ के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से आ रहा है और उसके पास भरी हुई बंदूक है और वो आते ही गोली दाग देता है। जो दूसरा व्यक्ति, उसको गोली लगती नहीं और उसके पास भी बंदूक है, तो वह फायर करता है और पहला वाला व्यक्ति को गोली लगती है और वह मृत्यु कारित कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने अपने सेल्फ डिफेंस में आके गोली चलाई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पहला व्यक्ति उसको मार देता। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का जो उसको लाभ है मिलेगा। किंतु अब जो इसमें एक दृष्टांत है उसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझने में और ईजी होगा। का को चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि वह घोर उपहति कारित हो। का एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है। का सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली से या का वध कर देता है। का ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए का है वह किसी व्यक्ति या को चाबुक मारने जा रहा है, ठीक है, और या के पास पिस्तौल है, तो लेकिन वो चाबुक इस प्रकार मार रहा है कि जिससे या को कोई गंभीर क्षति नहीं होगी, गंभीर शारीरिक क्षति नहीं होगी, ठीक है। और का या को चाबुक मारता है या मारने का बिल्कुल मारने ही जा रहा है और या पिस्तौल निकाल लेता है और या अपने बचाव में का को गोली मार देता है जिससे का की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि या ने अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में जो उसको अधिकार मिले थे उसका उसने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके उसने कार्य किया है। भाई का के चाबुक मारने से या की मृत्यु नहीं होती, ना ही उसको कोई गंभीर चोट लगती, फिर भी या ने का को गोली मार दी और उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि या ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। या अपने बचाव में उसके का के पैर पे गोली मार सकता था या हवाई फायर कर सकता था, हवा में गोली दाग सकता था जिससे का को भय होता और वो रुक जाता। लेकिन या ने अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस का जो लाभ मिलता है उसको जो शक्ति मिलती है सेल्फ डिफेंस में, उसके शक्ति के बाहर जाके कार्य किया और सीधे का को गोली मार दी उसने।
तो यहाँ पे कहा जाएगा कि या ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा अपवाद है इसको पढ़ लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा टफ लैंग्वेज में है क्योंकि ये बुक की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट की। पहले आइए पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको समझा आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय को अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। यानी यहाँ पे लोक सेवक की बात हो रही है कि अगर लोक सेवक अपने अधिकार और अपनी शक्तियों से आगे बढ़ के अगर कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परंतु उसने ऐसा किसी द्वेषपूर्ण या वैमनस्य की भावना से नहीं किया है, तो यहाँ भी हत्या का अपराध नहीं माना जाएगा, यहाँ भी आपराधिक मानववध का अपराध ही माना जाएगा। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला लोक सेवक होता है, वह किसी मुजरिम को या अभियुक्त को या किसी कैदी को लेके जा रहा है। ठीक है, तो मौका पाके वो मुजरिम पुलिस वाले से हाथ छुड़ा के या अपनी जो भी उसकी हथकड़ी छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाला उस व्यक्ति को रोकने के लिए, उस अभियुक्त को या मुजरिम को रोकने के लिए उसको दौड़ाता है और गोली फायर कर देता है, यानी गोली चला देता है उसको रोकने के इरादे से। अब वो जानता है कि यहाँ पे पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे गोली चलाना सुरक्षित नहीं है, गोली किसी और व्यक्ति को भी लग सकती है, और ऐसा ही होता है, गोली किसी अन्य व्यक्ति को लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोक सेवक था वो सद्भावपूर्वक अपना कार्य कर रहा था और उस मुजरिम को पकड़ना उसका कर्तव्य है, किंतु उसने अपनी शक्ति से आगे बढ़ के कार्य किया और उसने पब्लिक प्लेस में उसने गोली चला दी। ठीक है, लेकिन उसका आशय किसी को मारने का नहीं था, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि लोक सेवक ने अपने अधिकार का या अपनी शक्ति से आगे बढ़ के कार्य किया है और ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, किंतु ये हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है। वह तो उसको मुजरिम को रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु गोली किसी अन्य व्यक्ति को लग गई, पब्लिक प्लेस है, लग सकती है। तो यहाँ भी वो लोक सेवक को इस बात का लाभ मिलेगा कि वह आपराधिक मानववध की अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, उसको हत्या के लिए नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे अपवाद की। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि सब ये बुक की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट की, इसको बताना आवश्यक है, लेकिन इसको मैं आसान शब्दों में और एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। देखिए, यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो, यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु कारित की है उसको अचानक से किसी व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ, ठीक है, और पूर्व चिंतन बिना, यानी पहले से कोई इसकी प्लानिंग नहीं थी कि झगड़ा करेंगे और उसको मार देंगे। अचानक से किसी स्थान पर दो लोग मिले, किसी बात में कहासुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई में बदल गया और उस व्यक्ति के हाथ में कोई सामान, हथौड़ा, डंडा, लाठी कुछ आ गया, उसने उठा के दूसरे व्यक्ति को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये आपराधिक मानववध है, क्योंकि उन दोनों व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। वो दोनों किसी स्थान पे मिले और किसी भी बात को लेकर दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया और झगड़ा धीमे धीमे झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर अचानक कोई झगड़ा होता है, उस आवेश में आके अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, और मारता कैसे है, जैसे वहाँ पे कोई सामान उसको मिल गया, उसने उठा के मार दिया या धक्का दिया जोर से, वो कहीं गिरा, टकराया, मर गया और मृत्यु हो गई। ये नहीं कि वो अपने साथ में बंदूक लेके आया था मारने के लिए, तब तो ये हत्या हो जाएगी। जहाँ पे ये देखा जाए कि हाँ, उसको मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, वो तो अचानक झगड़े में उससे मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु कारित करना नहीं चाह रहा था।
ठीक है। तो ये भी वो जो चौथा अपवाद है आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक झगड़ा होना और अचानक झगड़े में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना जिसकी पहले से कोई प्लानिंग ना की गई हो, तो ये भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही आएगा। और इसमें एक स्पष्टीकरण है, ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है। मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि झगड़ा किसने उकसाया और किसने पहले हमला किया, या इसमें कहा जाए कि लड़ाई किसने शुरुआत की, इससे कोई मतलब नहीं है। बस झगड़ा अचानक होना चाहिए जिसकी पहले से कोई प्लानिंग ना की गई हो। अब ये देखिए जो इसमें पांचवा और आखिरी अपवाद है जो अपराधी मानववध को हत्या से भिन्न करता है, ठीक है। ये बहुत आसान है और आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए वह 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, यानी बालिग होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अगर उसकी सहमति से अगर मृत्यु कारित करता है उसकी, और जिसकी मृत्यु हुई है अगर वो बालिग है और समान सोच वाला व्यक्ति है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, तब यहाँ पे अगर उसकी मृत्यु कारित की गई है उसी व्यक्ति की सहमति से, यानी उसने अपनी सहमति दी कि हाँ मुझे मारो या तुम ऐसा कार्य करो जिससे मृत्यु का जोखिम हो सकता है, वो ये बात जानता है, तो यहाँ पे भी आपराधिक मानववध का ही अपराध बनेगा, हत्या का नहीं। इसमें एक दृष्टांत है, ये हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल और बताऊंगा। देखिए, या को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसाकर का उसे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ कम उम्र होने के कारण या अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए का ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी नाबालिग व्यक्ति को मतलब कि आत्महत्या करने के लिए अगर उकसाते हैं या उसको ऐसा कुछ विवश करते कि वो आत्महत्या कर ले, तो यहाँ पे आपने हत्या का दुष्प्रेरण किया है, यानी आपने हत्या का अपराध आपके ऊपर बनता है कि आपने किसी नाबालिग व्यक्ति को जिसकी अभी इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसको आपने उकसाया है आत्महत्या करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर वह व्यक्ति अगर बालिग होता तब उसको कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए अगर उकसाता और वो आत्महत्या कर लेता तो यहाँ पे आपराधिक मानववध का अपराध बनता, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है, आपको और अच्छा लगेगा और इसे समझना भी ईजी होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का है, वह अपने मित्र या से कहता है कि तुम अपने सर पे ये सेब यानी एप्पल रखो और मैं इसको दूर से गोली से शूट करूँगा, ठीक है। और जो व्यक्ति जो अपने सर पे उस फल को रख रहा है वो जानता है कि गोली मुझको भी लग सकती है, पर वह इस बात का जोखिम उठाने को तैयार है और उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, यानी कि वह बालिग है, ठीक है। तो का गोली चलाता है और गोली भूलवश गलती से उस फल को ना लग के उसके सर पर लग जाती है उस व्यक्ति के और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जाएगा यहाँ पे आपराधिक मानववध का अपराध किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु का जोखिम खुद ही स्वयं उठाया है वह इस बात को भली भांति जानता था और वह बालिग था, उसको सोचने समझने की शक्ति थी कि गोली उसको भी लग सकती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वह उस व्यक्ति को मारने का उसका आशय नहीं था, परंतु उसने ऐसा कार्य किया, वो जानता था कि गोली उस व्यक्ति को लग सकती है और उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, फिर भी वो ऐसा कार्य करता है, तो वह आपराधिक मानववध का दोषी तो माना जाएगा किंतु हत्या के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जोखिम उठाने वाला व्यक्ति की अगर आयु 18 वर्ष से कम होती तब यहाँ पे सीधे हत्या का अपराध बनता, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को हम लोग बच्चों की श्रेणी में मानते हैं कि हाँ उसको उतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि वह कौन सा कार्य कर रहा है या अपना अच्छा बुरा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। किंतु जो गोली चला रहा है वह बालिग है और उसने गोली चलाई और गोली फल को न लग के उस 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चों को लगती है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पे हत्या का अपराध बनेगा। कहा जाएगा कि उसने उसके हत्या की है और धारा 302 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। तो ये आज हमने धारा 300, धारा 302 और जो 5 अपवाद थे जो आपराधिक मानववध और हत्या को जो अलग करते हैं इस पर चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों धाराएं आसानी से समझ में आ गई होंगी और जो इसमें जो अपवाद हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि आपराधिक मानववध
कब होगा और हत्या कब होगी, और इन दोनों में का जो अंतर है वो आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।